नूतन की सच्चाई की हुई जीत। डीएनए रिपोर्ट ने अनिरुद्ध को किया सबके सामने बेनकाब। शहर के जिला न्यायालय के बाहर आज सामान्य दिनों जैसी भीड़ नहीं थी, बल्कि एक ऐसा तनाव था जिसे महसूस किया जा सकता था। कैमरों की फ्लैशलाइट और पत्रकारों की फुसफुसाहट के बीच बसु परिवार की गाड़ियां एक एक करके रुक रही थी। अनिरुद्ध बसु, जो अपनी शान और रसूख के लिए जाने जाते थे, आज थोड़े विचलित दिख रहे थे। उनके बगल में उनकी पत्नी अर्शी और बेटी अदिति खड़ी थी। अनिरुद्ध को अब भी अपनी शक्ति पर भरोसा था। उन्हें लगता था कि सच को पैसे और प्रभाव से दबाया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर एक साधारण सी सूती साड़ी पहने, माथे पर आत्मविश्वास का तेज लिए झनक खड़ी थी। उसके साथ ऋषि था, जो इस पूरी जंग में उसकी ढाल बनकर खड़ा रहा। झनक के हाथ में उसकी मां नूतन की एक छोटी सी तस्वीर थी, जिसे उसने अपने कलेजे से लगा रखा था। अदालत के भीतर का सन्नाटा किसी तूफान के आने से पहले की खामोशी जैसा था। जज साहब के मेज पर एक पीला लिफाफा रखा था। यही वो लिफाफा था जिसमें नूतन के चरित्र पर लगे सालों पुराने दाग को धोने या उसे हमेशा के लिए मिटा देने की ताकत थी। अनिरुद्ध बार बार अपनी कलाई घड़ी देख रहे थे, मानो समय को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हों। वकील ने जब कार्यवाही शुरू की तो सबका दिल धड़कने लगा। जज ने गंभीरता से लिफाफा उठाया और उसकी सील तोड़ी। कागजों की सरसराहट उस समय कमरे में गूंजने वाली एकमात्र आवाज थी। जज ने अपना चश्मा ठीक किया और ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू किया। अदालत के आदेशानुसार किए गए डीएनए परीक्षण की रिपोर्ट आ चुकी है। विज्ञान के पास भावनाओं के लिए जगह नहीं होती, केवल तथ्य होते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवादी अनिरुद्ध बसु और वादी झनक के डीएनए नमूनों का मिलान 90.9% सकारात्मक पाया गया है। ये अदालत ये घोषित करती है कि अनिरुद्ध बसु ही झनक के जैविक पिता हैं और नूतन के साथ उनके संबंधों की पुष्टि होती है। ये सुनते ही जैसे कमरे की छत अनिरुद्ध के ऊपर गिर पड़ी। अनिरुद्ध के चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया, पसीने की बूंदें उनके माथे पर चमकने लगी। अर्शी के हाथ से उसका कीमती पर्स छूटकर जमीन पर गिर गया। अदिति, जो अब तक झनक को बाजारू और झूठा कहती आई थी, पत्थर की मूरत बन गई। कमरे में मौजूद हर शख्स की नज़रें अब अनिरुद्ध पर थीं, जो कल तक समाज का नायक था और आज एक अपराधी की तरह खड़ा था। झनक की आंखों से आंसू बह निकले, पर ये कमजोरी के नहीं थे। उसने नूतन की तस्वीर की ओर देखा और मन ही मन कहा, माँ, आज आप जीत गईं। आज दुनिया को पता चल गया कि आप गलत नहीं थीं। मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद झनक धीरे धीरे कटघरे की ओर बढ़ी। उसकी आवाज में एक अजीब सा कंपन था, जो क्रोध और दुख का मिश्रण था। उसने अनिरुद्ध की आंखों में देखते हुए कहा, मिस्टर अनिरुद्ध बसु, आज आपकी दौलत, आपका रसूख और आपका झूठ, सब इसे एक कागज के टुकड़े के सामने हार गए। आपने सालों तक मेरी माँ को कलंक कहा। आपने समाज में उन्हें सिर उठाकर जीने नहीं दिया। आपने मुझे नाजायज़ का टैग दिया ताकि आप अपनी सफ़ेदपोश दुनिया में सुरक्षित रह सके। लेकिन याद रखिए, पाप का घड़ा एक न एक दिन भरता ही है। झनक की बातें तीखे तीर की तरह अनिरुद्ध के कलेजे में चुभ रही थी। अनिरुद्ध ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, ये सब एक साजिश है, ये रिपोर्ट गलत है। लेकिन ऋषि ने तुरंत हस्तक्षेप किया, अब भी झूठ? विज्ञान को आप अपनी साजिश नहीं कह सकते। आपने एक महिला की आत्मा की हत्या की थी अनिरुद्ध जी। आपने नूतन को मरने पर मजबूर किया क्योंकि आपने उसे अपनाने से इनकार कर दिया था। आज ये समाज आपसे जवाब मांगता है। कोर्टरूम में मौजूद लोग कानाफूसी करने लगे। अनिरुद्ध का जो सम्मान उन्होंने सालों में कमाया था, वो मिनटों में खाक हो गया। अर्शी ने नफरत भरी नज़रों से अनिरुद्ध को देखा और बिना एक शब्द कहे कोर्टरूम से बाहर निकल गई। उसे अपनी शादी और अपने पति के वजूद पर घृणा होने लगी थी। कोर्ट की कार्यवाही स्थगित होने के बाद गलियारे में एक अलग ही दृश्य देखने को मिला। अदिति, जो हमेशा अहंकार के नशे में चूर रहती थी, आज पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने देखा कि झनक शांत खड़ी है। उसकी आंखों में कोई बदले की भावना नहीं थी, बस एक गहरी उदासी थी। अदिति को अपनी सारी गालियां याद आने लगी जो उसने झनक को दी थीं। उसे याद आया कि कैसे उसने झनक को घर की नौकरानी से भी बदतर समझा था। अदिति धीरे धीरे झनक की ओर बढ़ी। उसके पैर कांप रहे थे। झनक ने जैसे ही उसे देखा, वो वहां से जाने लगी, पर अदिति ने उसका रास्ता रोक लिया। झनक को लगा कि शायद वो फिर से लड़ने आई है, लेकिन अदिति अचानक झनक के पैरों में गिर गई। वो जोर जोर से रोने लगी। मुझे माफ़ कर दो झनक, नहीं, मुझे माफ़ कर दो दीदी। अदिति के इन शब्दों ने सबको चौंका दिया। झनक ठिठक गई।
अदिति ने रोते हुए कहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने उस पिता का साथ दिया जिसने तुम्हारी और तुम्हारी माँ की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं अपने अहंकार में अंधी हो गई थी कि मैं बसु खानदान की बेटी हूँ, पर आज मुझे पता चला कि उस खानदान की बुनियाद ही एक झूठ पर टिकी थी। तुमने इतना अपमान सहने के बाद भी सच का साथ नहीं छोड़ा। मुझे नफरत है खुद से कि मैंने तुम्हें अपनी बहन मानने के बजाय हमेशा नीचा दिखाया। झनक की आंखों में भी नमी आ गई। उसने झुककर अदिति को उठाया। झनक ने कहा, अदिति, मेरी लड़ाई तुमसे कभी नहीं थी। मेरी लड़ाई उस सोच से थी जिसने मेरी माँ को मार डाला। तुम भी उस सच की शिकार हो जिसे तुम्हारे पिता ने छिपाया था। उस शाम झनक उस पुराने घर में गई जहां नूतन अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। उसने नूतन की तस्वीर के सामने वो डीएनए रिपोर्ट रखी। घर की दीवारों में जैसे नूतन की सिसकियां आज शांत हो गई थीं। अनिरुद्ध की हार सिर्फ एक कानूनी हार नहीं थी, बल्कि यह साबित कर दिया गया कि सच को आप कुछ समय के लिए दबा तो सकते हैं, पर उसे हरा नहीं सकते। अनिरुद्ध का पश्चाताप अब उसकी उम्र भर की जेल बन चुका था और झनक का स्वाभिमान उसकी ताकत। अदिति और झनक के बीच के फासले मिट रहे थे, जो इस बात का संकेत था कि आने वाला समय न्याय और प्रेम का होगा। डीएनए रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के अगले ही दिन अनिरुद्ध बसु के आलीशान बंगले के बाहर का नज़ारा बदल चुका था। कल तक जो लोग वहां फूलों के गुलदस्ते लेकर आते थे, आज वे वहां तख्तियां लेकर खड़े थे। न्यूज़ चैनलों पर अनिरुद्ध बसु का दोहरा चेहरा हेडलाइन के साथ बहस छिड़ गई थी। अनिरुद्ध ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था, लेकिन बाहर से आती शोर शराबे की आवाज़ें और मोबाइल पर लगातार आ रहे नफ़रत भरे मैसेज उसके कलेजे को छलनी कर रहे थे। जिस स्टेटस और सम्मान के लिए उसने नूतन को मरने के लिए छोड़ दिया था, वही सम्मान आज मिट्टी में मिल चुका था। उसके बिजनेस पार्टनर्स ने एक-एक करके हाथ खींच लिए थे। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक ईमेल भेजकर उसे सूचित किया था कि उसकी इस नैतिक अनैतिकता के कारण कंपनी की ब्रांड वैल्यू गिर रही है, इसलिए उसे मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से तत्काल इस्तीफा देना होगा। अनिरुद्ध को समझ आ रहा था कि उसने सिर्फ एक बेटी या एक प्रेमिका को नहीं खोया, बल्कि उसने अपनी पूरी दुनिया को आग लगा दी है। वो आईने के सामने खड़ा हुआ तो उसे खुद का अक्स भी एक अपराधी की तरह नजर आने लगा। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी, बल्कि एक गहरा कालापन था। ये वो अंधेरा था जो उसने खुद अपनी जिंदगी में बुना था। अर्शी, जो हमेशा से खुद को एक संभ्रांत परिवार की बहू और एक सफल पति की पत्नी मानती थी, आज अंदर से मर चुकी थी। वो ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठी शून्य में ताक रही थी। तभी अनिरुद्ध दबे पांव उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। अर्शी, मुझे एक मौका दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अर्शी ने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि दहकता हुआ अंगारा था। उसने अपनी मांग का सिंदूर पोंछते हुए कहा, क्या ठीक करोगे अनिरुद्ध? क्या तुम नूतन को वापस ला सकते हो? क्या तुम झनक के बचपन के वो घाव भर सकते हो जो तुमने दिए हैं? अर्शी ने कड़कती आवाज में आगे कहा, तुमने मुझसे शादी की, लेकिन तुमने मुझे कभी सच नहीं बताया। तुमने मुझे एक ऐसे घर की नींव पर खड़ा किया जो झूठ और एक मासूम औरत की हाय पर बना था। मैं उस इंसान की पत्नी बनकर नहीं रह सकती जो अपनी ही संतान को बाजारू कह सकता है। आज से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। अर्शी ने अपना सूटकेस उठाया और बिना पीछे मुड़े घर से बाहर निकल गई। बसु परिवार की परफेक्ट बहू आज उस घर को हमेशा के लिए छोड़ गई और पीछे छोड़ गई एक ऐसा सन्नाटा जिसे अब कोई संगीत नहीं भर सकता था। अदिति अब अपने पिता के लिए वो बेटी नहीं रही थी जो उनकी हर बात पर हाँ कहती थी। उसने घर के मंदिर से अनिरुद्ध की वो तस्वीर हटा दी जिसमें उसे बेस्ट फादर का अवार्ड मिला था। अदिति ने सीधे अपनी दादी और बुआ से कह दिया कि अगर इस घर में झनक का सम्मान नहीं होगा तो वो भी इस घर को त्याग देगी। अनिरुद्ध की माँ, जो हमेशा झनक को कलंक कहती थी, आज खुद की नज़रों में गिर चुकी थी। उन्हें याद आ रहा था कि कैसे उन्होंने नूतन को धक्के मारकर घर से निकाला था, जबकि वो गिड़गिड़ा रही थी कि वो अनिरुद्ध के बच्चे की माँ बनने वाली है। अदिति ने झनक को फ़ोन किया और उससे मिलने एक मंदिर पहुंची। वहां उसने झनक से कहा, दीदी, मैं जानती हूं कि मैं कभी तुम्हारी सगी बहन होने का हक नहीं पा सकूंगी, लेकिन मैं अपने पिता के हिस्से का प्रायश्चित करना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि सरकारी कागजातों में, राशन कार्ड में और तुम्हारी हर पहचान में बाबा का नाम पिता के रूप में दर्ज हो। ये तुम्हारा हक है और मैं इसे तुम्हें दिलाकर रहूंगी। झनक ने अदिति को गले लगा लिया। ये दो बहनों का मिलन नहीं था, बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी जहां औरत ही औरत की ढाल बन रही थी। ऋषि ने अपनी कानूनी टीम के साथ मिलकर एक नई याचिका दायर की। इस बार मांग सिर्फ पहचान की नहीं, बल्कि नूतन को अनिरुद्ध की धर्मपत्नी के रूप में कानूनी मान्यता दिलाने की थी।
अनिरुद्ध के वकील अब भी उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब अदिति खुद गवाह बनकर कोर्ट में खड़ी हुई तो अनिरुद्ध के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। अदिति ने कोर्ट में वो पुराने पत्र पेश किए जो उसे अनिरुद्ध की एक पुरानी अलमारी से मिले थे। वे पत्र नूतन ने लिखे थे, जिनमें उसने अपनी बेगुनाही और अनिरुद्ध के वादों का जिक्र किया था। जज ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उन्होंने न केवल झनक को अनिरुद्ध की जायज संतान घोषित किया, बल्कि बसु खानदान की संपत्ति में उसे बराबर का हिस्सा देने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने अनिरुद्ध पर मानसिक प्रताड़ना और तथ्य छिपाने के लिए भारी जुर्माना लगाया। लेकिन झनक ने कोर्ट के बीचों बीच खड़े होकर एक ऐसी बात कही जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने कहा, मुझे अनिरुद्ध बसु की एक पाई नहीं चाहिए, मुझे बस वो सम्मान चाहिए था जो मेरी माँ के नाम के साथ जुड़ना चाहिए था। आज से मैं झनक नूतन बसु के नाम से जानी जाऊंगी और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। समय बीतता गया। अनिरुद्ध अब पूरी तरह अकेला हो चुका था। उसके बाल सफ़ेद हो गए थे और चेहरे पर झुर्रियां समय से पहले ही आ गई थीं। वो अक्सर रात के अंधेरे में नूतन की तस्वीर को देखता और फूट फूट कर रोता। उसे अब समझ आ रहा था कि पैसा और रुतबा इंसान को सुरक्षा तो दे सकते हैं, पर सुकून नहीं। उसे हर जगह झनक का चेहरा नजर आता और उसे अपनी सारी गालियां याद आती जो उसने झनक को दी थीं। उसे पछतावा हो रहा था कि जब झनक को उसकी ज़रूरत थी उसने उसे दुत्कारा, और आज जब वो खुद बेसहारा है तो उसके पास कोई नहीं। एक दिन वो चुपके से उस बस्ती में गया जहां झनक रहती थी। उसने देखा कि झनक वहां के छोटे बच्चों को नृत्य सिखा रही है। झनक के चेहरे पर वो दिव्य शांति थी जो केवल उन लोगों के पास होती है जिन्होंने सच का साथ दिया हो। अनिरुद्ध की हिम्मत नहीं हुई कि वो उसके सामने जाए। वो एक पेड़ के पीछे छिपकर उसे देखता रहा। उसे महसूस हुआ कि उसकी बेटी कितनी महान है। उसने न केवल खुद को संभाला, बल्कि अब वो दूसरों की जिंदगी भी रोशन कर रही है। अनिरुद्ध ने वहीं जमीन पर बैठकर अपनी आंखों के आंसू पोंछे और बिना मिले ही वहां से चला गया। झनक की कहानी अब पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय डांस फेस्टिवल में झनक को आमंत्रित किया गया। उसने अपनी नृत्य नाटिका का विषय रखा, नूतन एक अधूरी कहानी। मंच पर जब झनक ने नृत्य करना शुरू किया तो ऐसा लगा मानो साक्षात नूतन ही नृत्य कर रही हो। उसने अपने नृत्य के माध्यम से एक स्त्री के संघर्ष, उसके प्रेम, उसके धोखे और फिर उसके स्वाभिमान की पुनर्संस्थापना को दर्शाया। दर्शकों में बैठे हर इंसान की आंखें नम थीं। नृत्य के अंत में झनक ने एक जलता हुआ दिया अपनी माँ की तस्वीर के सामने रखा और हाथ जोड़कर कहा, सत्य कभी मरता नहीं, वो बस समय का इंतजार करता है। उस दिन झनक को नारी शक्ति सम्मान से नवाजा गया। अदिति मंच पर आई और उसने अपनी बड़ी बहन को गले लगा लिया। मीडिया ने इस पल को अपने कैमरों में कैद कर लिया। ये वो पल था जब बसु खानदान का काला इतिहास मिट गया और एक नया सुनहरी इतिहास लिखा गया, जो किसी पुरुष के नाम से नहीं, बल्कि एक बेटी के संघर्ष और एक माँ की सच्चाई के नाम से था। कहानी का अंत एक भावुक मोड़ पर आता है। कई महीनों बाद अनिरुद्ध बहुत बीमार पड़ गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब झनक को ये पता चला तो वो ऋषि और अदिति के साथ वहां पहुंची। अनिरुद्ध की हालत बहुत नाजुक थी। उसने जैसे ही झनक को देखा उसके हाथ कांपने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, झनक, क्या तुम मुझे माफ कर पाओगी? मैं मरने से पहले उस बोझ को उतारना चाहता हूं जो मेरे सीने पर सालों से रखा है। झनक ने अनिरुद्ध का हाथ अपने हाथ में लिया। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी करुणा थी। उसने कहा, मैंने आपको बहुत पहले ही माफ कर दिया था बाबा, क्योंकि अगर मैं नफरत पालती तो मैं भी आपकी तरह अंदर से जलती रहती। मेरी माँ ने मुझे प्यार करना सिखाया है, नफरत करना नहीं। बाबा शब्द सुनते ही अनिरुद्ध की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने अपनी आंखें मूंद ली, मानो उसे वो शांति मिल गई हो जिसकी उसे तलाश थी। अनिरुद्ध के निधन के बाद झनक ने उनकी संपत्ति का उपयोग नूतन मेमोरियल फाउंडेशन बनाने के लिए किया, जो उन महिलाओं की मदद करता है जिन्हें समाज और परिवार ने ठुकरा दिया है। अदिति और झनक अब एक साथ रहती थीं और ऋषि झनक के जीवन का अटूट हिस्सा बन चुका था। बसु हाउस की दीवारों पर अब नूतन की एक बड़ी सी तस्वीर मुस्कुराहट के साथ टंगी थी। आज नूतन की सच्चाई की जीत केवल एक डीएनए रिपोर्ट तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो समाज के दिल और दिमाग में दर्ज हो चुकी थी। झनक ने साबित कर दिया कि एक बेटी अगर ठान ले तो वो अपने अस्तित्व के साथ साथ अपनी माँ के सम्मान को भी आसमान की ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। सच का सूरज भले ही देर से निकले, पर जब वो निकलता है तो अंधेरा पूरी तरह छंट जाता है। नूतन की रूह आज शांत थी, क्योंकि उसकी सच्चाई की गूंज अब युगों युगों तक सुनाई देने वाली थी।